हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोलॉजी का बहुत ही शानदार कंटेंट रखा जाता है। तो जुड़ करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना बहुत ही शानदार डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ में मैं आपसे जुड़ता हूं। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पोडोसाइट किस में उपस्थित होता है। अपना टॉपिक चल रहा है 11th का एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। आज तक ऐसा कोई कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं हुआ जिसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पोडोसाइट किस में पाई जाती है, ये पूछ रहा है अगला। अविवाहित धमनिका में पाई जाती है, अपवाही धमनिका में पाई जाती है, परिनलिका में पाई जाती है, या फिर बोमन कैप्सूल में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत ही शानदार पहला ही क्वेश्चन मसालेदार आपके सामने रख दिया गया। दीजिए करेक्ट आंसर। आपको सोचने समझने और आंसर देने का समय जो है वो 5 से 10 सेकंड का निर्धारित किया हुआ है। तो बहुत जल्दी सोचना और समझना है और आंसर देना है। दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चों देखो, इस प्रकार से हम बोमेन कैप्सूल बना लेते हैं। ये आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बोमेन कैप्सूल, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यकृत से यूरिया युक्त रुधिर लाने वाली जो नलिका है उसको अविवाहित धमनिका के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 50 के करीब इसके अंदर आती है और केसिका गुच्छ बनाने का काम करती है। बच्चों यहाँ पर जो सेल्स जो है केसिका गुच्छ वाली सेल्स हैं, और बोमेन सुमपुट की जो ये नलिकाकार संरचना या ये इसकी जो भित्ति होती है, ये क्या काम करती है, इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको पोडोसाइट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन धमाकेदार रहा, जिसका ऑप्शन नंबर 4 हुआ, यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है। इसी कड़ी में 2 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि कौन सा उत्सर्जी पदार्थ सबसे कम विषैला है। कौन सा उत्सर्जी पदार्थ सबसे कम विषैला, आपको ये बताना है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ट्राईमेथाइलिन ऑक्साइड। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। आपको राइट ऑप्शन कौन सा उसका चयन करना है। बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा उत्सर्जी पदार्थ सबसे कम विषैला होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ट्राईमेथाइलिन ऑक्साइड। बिल्कुल 2 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या करने वाले हैं। कंपटीशन की दृष्टि से या कंपटीशन में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो अलग से नोटबुक डालो बच्चों, और अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखो। एग्जाम तक आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बार बार दोहरान कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा। इन 4 ऑप्शन में से यूरिक एसिड सबसे कम विषैला पदार्थ माना जाता है। इसी कड़ी में हम देखो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, और ये भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अनुपस्थित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है, इस प्रकार से देखो हम बात करते हैं, ये बोमेन संपुट की जो गुहा होती है, इसमें जो छनकर के जो तरल आता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं या निषेध के नाम से जानते हैं। इसमें कौन नहीं पाया जाता, रुधिर कणिका, वसा, प्रोटीन, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि ये सभी। बिल्कुल 3 नंबर क्वेश्चन का अच्छे से सोच समझ करके आंसर देना है कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर एब्सेंट कौन होता है। रुधिर कणिका अनुपस्थित होती है, या फिर वसा अनुपस्थित होती है, या फिर प्रोटीन, या फिर ये तीनों ही अनुपस्थित होती है। बिल्कुल दीजिए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो बच्चों इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर रक्त कणिका, वसा, प्रोटीन, इन सब का क्या होता है, अभाव होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, और 4 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। किस कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है। बहुत ही सोच समझ के उत्तर दीजिएगा बच्चा। किस कोशिका के द्वारा मियोसिस डिवीजन से शुक्राणु का निर्माण होता है। नर जर्म कोशिका से, सर्टोली कोशिका से, अंतराली कोशिका से, फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है ये तीनों ही सही हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है और उतना ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बिल्कुल हम जानते हैं 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया जिसको भी कह सकते हो आप, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा नर जर्म कोशिका जिसको कहा जाता है। बिल्कुल बच्चों इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, और ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से। मेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, दो प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं, एक मेन ऑर्गन्स, एक मेन पार्ट्स होता है और एक हेल्पर पार्ट्स होता है। मेन ऑर्गन के रूप में तो टेस्टिस पाए जाते हैं और सहायक पार्ट के रूप में इनमें से कौन नहीं पाया जाता, आपको ये बताना है। देखो क्या कह रहा है, वृषण जालिका जिसको रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं, और शुक्रवाहिका एपिडिडाइमिस और ओविडक्ट। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं में कौन शामिल नहीं है। तो बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे 4 नंबर ऑप्शन के पास में। ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी जो होता है, हम जानते हैं अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी या फिर इसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में 6 नंबर क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, अंडाशय श्रोणी भित्ति। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं साइड में हर क्वेश्चन के बारे में लिख रहा हूँ। अंडाशय श्रोणी भित्ति तथा गर्भाशय से किसके द्वारा एडेड होता है यानी जुड़ा होता है। देखो श्रोणी भित्ति से भी, श्रोणी भित्ति और गर्भाशय के द्वारा जुड़ा होता है, किसके द्वारा, संयोजी ऊतक से, स्नायु से, टेंडन से, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। किसके द्वारा जुड़ा होता है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा होता है, बाई लिगामेंट से जुड़ा होता है, बाई टेंडन से जुड़ा होता है, या फिर इनमें से किसी से नहीं जुड़ा होता है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देने वाला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे। यदि आप में वास्तव में ही सीखने की ललक है और यदि आप वास्तव में ही सीखना चाहते हैं तो चैनल के साथ में जुड़ करके बायोलॉजी का बहुत शानदार कंटेंट आप कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी लिगामेंट या स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। अब देखो बात करते हैं 7 नंबर की। 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल के प्रति अपारगम्य होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, रीड आउट करो, सेकंड बार रीड आउट करो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। निम्न में से कौन सा जल के प्रति अपारगम्य है, पीसीटी, डीसीटी, अवरोही भुजा, आरोही भुजा। बिल्कुल ध्यान देना, इस प्रकार से हम जानते हैं अपने पास में बोमेन संपुट, उसके बाद में पहले आएगा पीसीटी और उसके बाद में आ जाएगा लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद में आएगी डीसीटी और उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका आएगी। बच्चों ये डिसेंडिंग भुजा होती है, असेंडिंग भुजा होती है, यानी अवरोही भुजा और आरोही भुजा। आपको ये बताना कि ये जो पूरा का पूरा डायग्राम मैंने बनाया है इसमें से जल के प्रति अपारगम्य कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो याद रखना इसका 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी आरोही भुजा जो होती है, असेंडिंग जो आर्म होती है, वो जल के प्रति अपारगम्य होती है और विद्युत अपघट्यों के प्रति क्या होती है, पारगम्य होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा, 7 नंबर क्वेश्चन। इसी कड़ी में हम चर्चा कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। रेगिस्तान में रहने वाले सांप मुख्यतः होते हैं, सर्प मुख्यतः होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, एमिनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन भी है, सीखने की दृष्टि से 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर, इसका सही उत्तर क्या करने वाले हैं, रेगिस्तान में रहने वाला सांप मुख्यतः क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना बच्चों ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसको यूरिकोटेलिक के नाम से जानते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में चर्चा कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। वृक्क के मध्य भाग पर स्थित खांच को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से बना देता हूँ मैं इसका डायग्राम। ये आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये वृक्क का डायग्राम है, टीएस काट मान लो कैसे भी। इसका देखो ये बाहर वाला भाग जो होता है वो उत्तल होता है, कैसा होता है, उत्तल होता है, और अंदर का धंसा हुआ भाग क्या होता है, अवतल होता है। बच्चों ये क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर अवतल वाले भाग में जो ये खांच आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस खांच को क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, हाइलम कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत अच्छा जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है, यानी इसको किसके नाम से जानते हैं, 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी इसको हाइलम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हाइलम। ये वाला जो भाग है ना इसको किसके नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल देखो बात करते हैं, हाइलम के अंदर वृक्क धमनी प्रवेश करती है, तंत्रिका कोशिका प्रवेश करती है, इसमें से वृक्क शिरा बाहर निकलती है और मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनी का चौड़ा भाग जो हाइलम में खुलता है उसको पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, हाइलम, या जिसको आप वृक्क की नाभि भी कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बता करके जा रहा हूँ, जिसको वृक्क की नाभि भी कहते हैं, हाइलम भी कहते हैं। एक गड्ढा पाया जाता है, एक खांच पाई जाती है जिसको हाइलम के नाम से जानते हैं। अब शानदार एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं बढ़ता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। और बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन इसी चैप्टर का 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि बोमेन कैप्सूल जो बोमेन संपुट होता है
किस से रेखित रहता है? बिल्कुल, किसका बना होता है? पक्षमाभी की घनाकार उपकला कोशिका का बना होता है। बच्चों, सल्की उपकला कोशिका का बना होता है। पक्षमाभी विहीन घनाकार उपकला कोशिका, पक्षमाभी विहीन स्तंभाकार उपकला कोशिका का बना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सोचो समझो और आंसर दीजिए, दीजिए आंसर। देखता हूँ कितने बच्चों की खोपड़ी चलती है। बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर रहा अपना। बच्चों याद रखना, ये सल्की उपकला का बना होता है। किसका बना होता है? सल्की उपकला का बना होता है। मैं इसको एक विद डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। हर क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है बोमेन संपुट। इसके बाद में आपके पास में आ जाएगा बच्चों पीसीटी, और पीसीटी के बाद में भुजा आ जाएगी हिलने के लूप की अवरोही, और उसके बाद में आरोही, और उसके बाद में बच्चों आ जाएगा आपके पास में डीसीटी। याद रखना, जो ये बोमेन कप्सूल वाला भाग होता है बच्चों, ये सल्की उपकला का बना होता है, और पीसीटी और डीसीटी घनाकार उपकला की बनी होती हैं। और बच्चों ये जो अवरोही भुजा होती है सल्की उपकला की बनी होती है, और ये घनाकार उपकला की बनी होती है। सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, तो याद रखना 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन की, जो 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दिया क्रम से। वृक्क के कोर्टेक्स क्षेत्र में एक को छोड़कर सभी संरचनाएं पाई जाती है। वेरी नाइस क्वेश्चन है। जब किडनी की बात करता हूं, जब इसका इंटरनल काट काटते हैं या इसका क्षैतिज काट काटते हैं, अनुप्रस्थ काट के माध्यम से, टीएस काट के माध्यम से जब किडनी का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें बच्चों 2 भाग दिखाई देते हैं। बाहर वाला भाग जो होता है उसको वलकुट के नाम से जानते हैं, कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वलकुट या कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और इसका जो भीतर का भाग होता है बच्चों, इसको मेडुला या मध्यांश के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है आपको ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन कोर्टेक्स में नहीं पाया जाता? यानी एक को छोड़कर सारे कोर्टेक्स में पाए जाते हैं, वलकुट में पाए जाते हैं। बोमेन संपुट, डीसीटी, अधिकांश संग्राहक नलिका, मेलपीगी काय। बिल्कुल दीजिए आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको हम क्लासिफिकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक तरफ अपने पास में कौन आ जाएगा? कोर्टेक्स आ जाएगा, और एक तरफ अपने पास में बच्चों कौन आ जाएगा? मेडुला आ जाएगा। जब मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो मैं बता देता हूं, एक बार फिर से देखो, मेलपीगी बॉडी, देखो मेलपीगी बॉडी यानी मेलपीगी काय कोर्टेक्स में होने के कारण से कोर्टेक्स वाला भाग कणिका में दिखाई देता है। एक तो आपको ये याद रखना है बच्चों। इसके अलावा पीसीटी और इसके अलावा डीसीटी, ये तीनों जो भाग होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? कोर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो बोमेन संपुट तो मेलपीगी काय का भाग है, तो बिल्कुल पाया जाएगा बच्चों। इसके बाद में डीसीटी भी पाया जाएगा, और मेलपीगी काय की बात कर ही रहे, इसका मतलब कौन नहीं पाया जाएगा? संग्राहक नलिका। याद रख लेना, मेडुला के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है लूप ऑफ हेनले यानी हेनले का लूप, और एक पाया जाता है आपके पास में कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका। इस प्रकार से नेफ्रॉन के वैसे तो 5 भाग है। देखो कौन कौन सा भाग? मेलपीगी काय वाला भाग, पीसीटी वाला, डीसीटी वाला भाग, हेनले का लूप और संग्राहक नलिका वाला भाग। लेकिन कुछ बुक ऐसे मानती है कि संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कौन से भाग में पाया जाता है? ये मेडुला वाले भाग में पाया जाता है। तो कोर्टेक्स में 3 भाग हो गए और मेडुला में 2 भाग हो गए। दोबारा रिपीट कर दूं, डू अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कोर्टेक्स में कौन कौन? मेलपीगी काय, पीसीटी और डीसीटी, और मेडुला में हेनले का लूप और कौन पाया जाएगा? संग्राहक नलिका पाई जाएगी। इतना अच्छा समझा है, स्क्रीनशॉट ले लो। इस उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम 12 नंबर क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव जो चैप्टर अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर उससे है। प्रसव के समय तेज संकुचन निम्न में से किस में उत्पन्न होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन है। प्रसव के समय, शिशु जन्म के समय तेज संकुचन किस में उत्पन्न होते हैं? पेरीमेट्रियम में उत्पन्न होते हैं, मायोमेट्रियम में उत्पन्न होते हैं, एंडोमेट्रियम में उत्पन्न होते हैं, ऑल ऑफ दीज यानी इन तीनों में उत्पन्न होते हैं। सोचो समझो और आंसर दीजिए। प्रसव के समय तेज संकुचन किस में उत्पन्न होते हैं? गर्भाशय में 3 भित्तियां नजर आती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, अंत्य गर्भाशय। बिल्कुल, अब दीजिए करेक्ट आंसर। प्रसव के समय तेज संकुचन निम्न में से किस में उत्पन्न होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट्स की कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से स्टार लगाते हुए 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे इसको और इसका आंसर याद कर लेंगे आप। मायोमेट्रियम जो होता है बच्चों, उसमें प्रसव के समय तेज संकुचन होते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की, इसी चैप्टर का है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जो एडेड होता है फ्रॉम यूट्रस से यानी गर्भाशय से जुड़ता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? देखो अंडवाहिनी का अंतिम भाग, मैं एक थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपके सामने ओवरी है, और यहाँ से इस प्रकार से एक नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है,
और वो नलिकाकार संरचना इस प्रकार से आगे बढ़ती है बच्चों। और यहाँ आगे आकर के देखो एक चौड़े थैले में खुल जाते हैं जिसको गर्भाशय के नाम से जानते हैं। एक तो एक साइड से बनाया मैंने, उसी साइड से इसी प्रकार से इधर वाली कोई नलिकाकार संरचना भी आ जाएगी। तो देखो एक बार फिर से देखो इसको डायग्राम को इसके माध्यम से, ताकि आपको कुछ समझ में आए, खोपड़ी में घुस ही जाए। इस प्रकार की नलिकाकार संरचना इधर से आती है और ये इस प्रकार से आगे खुलती है, और इधर से भी इसी प्रकार की एक नलिकाकार संरचना और आ जाती है, वो इस प्रकार से यहाँ करके मिल जाती है। ये दोनों अंडवाहिनियां जिस चौड़े थैले में खुलती है इसको गर्भाशय कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके सामने अंडवाहिनी का डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका अंतिम भाग यानी ये वाला भाग जो किससे जुड़ रहा है, गर्भाशय से जुड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको तुम्बिका कहते हैं, किपक कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं, झालर कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। तो बच्चों इसका 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। संकीर्ण पथ के नाम से जिसको जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में इस्थमस के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? इस्थमस के नाम से जानते हैं। देखो ये तो यहाँ पर झालर वाला भाग है, बिल्कुल है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ तो इनफंडिबुलम हो जाएगा, इसके बाद तुम्बिका वाला भाग हो जाएगा, इसके बाद में इस्थमस वाला भाग आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं, इसी चैप्टर का क्वेश्चन 14 नंबर है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस विभाजन के द्वारा स्पर्मेटिड बनाती है? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से दिखाई दिया। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका को बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। किस विभाजन के द्वारा स्पर्मेटिड बनाती है यानी शुक्राणु पूर्व बनाती है? शुक्राणु पूर्व का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है? चलो बात करते हैं। समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ए तथा बी दोनों सही हैं, या फिर नन ऑफ दीज, ये दोनों ही सही नहीं है। दीजिए करेक्ट आंसर। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका किस विभाजन के द्वारा स्पर्मेटिड बनाती है? तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों 2 नंबर ऑप्शन, यानी मियोसिस डिवीजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 स्पर्मेटिड बनाती है। एक बात और याद रखना, कितना स्पर्मेटिड बनाएगी? 4। डिवीजन कैसा होगा? अर्धसूत्री। बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसी कड़ी में आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 15 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 11th एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ग्लोमेरुलस से संपुट में द्रव्य के छनन हेतु प्रभावी दाब कितना होता है? बहुत अच्छा। देखो मूत्र निर्माण की जो विधि है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है, उसका पहला स्टेप आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो उसके लिए एक प्रेशर काम करता है, उसका मान कितना होता है? तो देखो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर के नाम से जिसको जानते हैं, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर के नाम से जिसको जानते हैं, तो इसमें से हम बात करते हैं जीएचपी एक मान होता है, उसमें से हम किस किस को निकालते हैं? एक तो बीसीओपी को निकाल देते हैं और एक सीएचपी को निकाल देते हैं। इसका मान 70 होता है बच्चों। इन दोनों का मान 30 + 20 यानी 50 होता है, तो 20 आ जाता है अपने पास में। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 mmHg होता है, याद रह जाएगा। चलो बात करते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसी चैप्टर का है बच्चों, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी। यदि रक्त में एडीएच का स्तर कम हो जाए, पहले तो आपको कमेंट में ये बताना है कि एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। मैं इसका दूसरा नाम जरूर बता देता हूँ हिंट के तौर पर। एडीएच हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं बच्चों, इसे पिट्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं बच्चों, इसे मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब मैंने इतनी सारी हिंट दे दी, आपको फुल फॉर्म बतानी है एडीएच की। मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, मूत्र का आयतन घट जाता है, मूत्र का आयतन सामान्य रहेगा, मूत्र के आयतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सोच समझ करके 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज के पीडीएफ में शामिल किए गए हैं। दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए अब क्वेश्चन का स्तर मैं थोड़ा सा हाई लेकर के जाऊंगा, ताकि आप में सीखने समझने की जो कैपेसिटी है वो और अधिक मजबूत होती चले जाए। बच्चों याद रखना, ये जो एडीएच हार्मोन होता है, मैं इसकी फुल फॉर्म अभी भी नहीं बताऊंगा आपको, यानी मुझे कमेंट में इसकी फुल फॉर्म चाहिए। इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं बच्चों। ये क्या काम करता है? डीसीटी के अंदर पुनः अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। डीसीटी में जल के पुनः अवशोषण को, डीसीटी में किसके पुनः अवशोषण को? जल के पुनः अवशोषण को। अब अगला कह रहा है कि इसका स्तर कम हो जाए, तो जल का अवशोषण नहीं बढ़ेगा, तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मूत्र का आयतन भी बढ़ेगा, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अब 17 नंबर क्वेश्चन भी देखो, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहता है? ग्लूकोज का पूर्ण अवशोषण किस में होता है? कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका, डीसीटी के अंदर, पीसीटी के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, हेनले के लूप के अंदर। 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ग्लूकोज का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है?
दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, ये आपके सामने मैंने जो रफ सा डायग्राम बनाया, ये पीसीटी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? पीसीटी का, यानी समीप कुंडलित शिरा का है। इसके अंदर वाली जो लेयर होती है बच्चों, इसके अंदर ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं, और ब्रुश बॉर्डर जो होते हैं अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। पीसीटी वह पार्ट है जिसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीटली अवशोषण होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, यानी भोज्य पदार्थों का पूर्णतः 70 से 80% जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं उनका और जल का अवशोषण होता है। किसके अंदर? पीसीटी के अंदर। पीसीटी के अंदर लगभग अधिकांश पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। तो ग्लूकोज का पुनः अवशोषण किस में होगा? पीसीटी के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन की। रक्त वाहिनी जो बोमेन संपुट में जाती है, दीजिए करेक्ट आंसर। ये वापस बना देता हूं मैं, बोमेन कैप्सूल। कह रहा है कि इसके अंदर जाने वाली रक्त वाहिनी को किसके नाम से जानते हैं? अब मैंने डायग्राम बना दिया, समझ जाओ। ये तो इसके अंदर आने वाली है बच्चों, और ये इससे बाहर जाने वाली है। अगला अंदर आने वाली की बात कर रहा है। रीनल वेन कहलाती है, रीनल धमनी कहलाती है, अपवाही धमनिका कहलाती है, अभिवाही धमनिका कहलाती है। दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हिंट के तौर पर मैं बता देता हूं, जिनकी संख्या 50 होती है, जो ये नलिकाकार संरचना आ रही है इसकी संख्या 50 होती है बच्चा, जो इसके अंदर केशिका गुच्छ का निर्माण करती है, जिसको ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसका 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी उसको अभिवाही धमनी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन। शुक्राणु के किस भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। मिडल पार्ट में पाया जाता है, हेड पार्ट में पाया जाता है, नेक पार्ट में पाया जाता है, टेल पार्ट में पाया जाता है, मध्य भाग में, शीर्ष भाग में, ग्रीवा भाग में, पुच्छ भाग में? बताइए शुक्राणु के किस भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? यदि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, शुक्राणु की संरचना आपके दिमाग में है, तो आप डेफिनेटली आंसर निकाल लेंगे। इस प्रकार से मानव के शुक्राणु की संरचना पाई जाती है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में वो पाया जाता है। इसका हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है। तो बच्चों स्पष्ट नजर आ रहा है, केंद्र के ऊपर पाए जाने वाली केप लाइक जो स्ट्रक्चर है, टोपिनुमा जो संरचना होती है बच्चों, उसको किसके नाम से जानते हैं? एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। एक्रोसोम को अग्रपिंडक के नाम से भी जानते हैं। तो कौन से भाग में पाया जाएगा? शीर्ष भाग में पाया जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से समझाया, समझ में आया होगा बच्चों। इसी कड़ी में हम बात करते हैं कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। कार्पस ल्यूटियम के बारे में हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में बात किया था, ग्राफियन पुट्टिका के ऊपर। बच्चों किसकी बात कर लेता हूं मैं? ग्राफियन पुट्टिका के ऊपर बात कर लेता हूं। ग्राफियन पुट्टिका के ऊपर एलएच हार्मोन काम करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में, कौन से डेज में? 14 डेज में एलएच जो हार्मोन होता है ये अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, जिसको एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। कई बार ये घोचा किया जाता है कि एलएच सर्ज क्या होता है, तो आपको याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, आर्तव चक्कर जो होता है, उसके 14वें दिन एलएच हार्मोन अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, जिसको एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं, जो इस ग्राफियन पुट्टिका को तोड़ने का काम करता है। सेकेंडरी oocyte जैसे ही बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम? ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद में पित्त पिंड का निर्माण होता है, जिसको कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। आज का क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन ये कि जो बन गया कार्पस ल्यूटियम वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? 1 नंबर प्रोजेस्टेरोन, 2 नंबर एस्ट्रोजन, 3 नंबर ऑक्सीटोसिन, 4 नंबर रिलैक्सिन। दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बच्चों नोटबुक में डालना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका स्राव कार्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। इस प्रकार से आज की धमाकेदार क्लास के अंदर आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिले, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन था। अच्छे से आपने सहयोग किया, इसके लिए सभी का धन्यवाद। बच्चों थोड़ी सी अपील ये है कि अब थोड़ी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही हैं, हीट वेव चल रही है, छुट्टियां चल रही हैं, तो आपको छुट्टियों में टाइम खराब नहीं करना है। चैनल के माध्यम से मात्र 20 से 25 मिनट जुड़ करके आप डाटा भूलेंगे नहीं, डाटा के साथ में बने रहेंगे, नोटबुक के साथ में बने रहेंगे, नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो लगातार डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बायोलॉजी की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये शानदार जो प्लेटफॉर्म आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ वो हर समय आपके लिए तत्पर रहेगा। कमेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका रिप्लाई यथासंभव उसी समय पर कर दिया जाता है। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में पूछने का काम आपका होगा,
आंसर देने का काम हमारा होगा। आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे। एक बार फिर से सभी का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मिलते हैं अगली बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।